हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में सीजीएल एग्जाम 2023 जो हुआ था उसके मेंस के पेपर का हम लोग सॉल्यूशन करने वाले हैं। इंग्लिश सब्जेक्ट का जितने सारे इंग्लिश क्वेश्चंस होंगे इसमें उन सबको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बेहतरीन तरीके से। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 26 अक्टूबर को ये पेपर हुआ था। एग्जाम डेट कितना है? 26 अक्टूबर है। तो 9 से 12 टाइमिंग है। और ये आप देख सकते हैं सीजीएल 2023 टीयर 2 पेपर 1, ठीक है, जिसमें हम लोग मैथ्स, इंग्लिश और रीजनिंग की बात करते हैं। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं, चलते हैं हम लोग सीधे इंग्लिश की तरफ। ठीक है, तो इसके पहले हम लोग सीजीएल मेंस का ही अगर मैथ्स के सॉल्यूशन की बात करें तो ये हम लोगों ने अपलोड कर दिया यूट्यूब चैनल पे, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। ठीक है, ये हमारा इंग्लिश का डिस्कशन सीरीज है। आगे बढ़ते हैं, चलते हैं सीधे हम लोग इंग्लिश क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ से आपका इंग्लिश क्वेश्चन शुरू हो रखा है। ठीक है, ये पहला सवाल आ चुका है। पहला सवाल क्या बोलता है? ग्रामेटिकल एरर आपको ढूंढना है। तो पहला सवाल का सेंटेंस ये है कि वी हैज सीन दैट मूवी बिफोर। वी है, जैसे आपने देखा, आपको पता लग गया होगा कि वी के साथ हमेशा हैव का इस्तेमाल करते हैं, ना कि हैज़ का। यानी कि सेकंड में आपका एरर दिख गया, नहीं कि हैज सीन नहीं बल्कि हमारा हैव सीन होना चाहिए। ठीक है, बहुत ही आसान सवाल से हम लोगों ने शुरुआत किया मेंस के पेपर का, अगर इंग्लिश के डिस्कशन की बात करूं तो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नंबर 2 पे चलते हैं। नंबर 2 क्या बोलता है? किसी वॉज नोन, वह जानी जाती थी, फॉर हर एबिलिटी टू कम्युनिकेट इफेक्टिवली एंड एक्सप्रेस हर सेल्फ क्लियरली इन राइटिंग एंड स्पीकिंग। ठीक है, प्रभावशाली तरीके से व्यक्त करना या बोलना, उसको हम लोग बोलते हैं आर्टिकुलेशन। और वही चीज़ यहाँ पे इंग्लिश में लिखा हुआ देख सकते हैं। उसके पास योग्यता था कम्युनिकेट करने का, बहुत ही प्रभावशाली तरीके से एक्सप्रेस करने का खुद को क्लियर तरीके से, इन राइटिंग एंड स्पीकिंग, लिखने में या बोलने में, हर जगह वो अच्छे से एक्सप्रेस करने में वो भी मतलब बिलीव करती थी, जिसकी वजह से वो जानी जाती थी। तो इसके लिए हम सिंपल एक वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं, आर्टिकुलेशन, प्रभावशाली तरीके से व्यक्त करना। ठीक है, यहाँ पे एक और वर्ड देखेंगे, रैम्बलिंग। तो रैम्बलिंग रैम्बल से बना है, वर्ब का भी फोर है, जिसको हम लोग कहते हैं भ्रमण करना। रैम्बलिंग का मतलब होता है भ्रमण करना। एक और यहाँ पे वर्ड दे रखा है, इनकोहेरेंस। इसका मतलब क्या होता है? इसको हम लोग बोलते हैं बेतुका, या इसी को हम लोग कह सकते हैं बेमेल। जो भी आपको अच्छा लगे यहाँ पे लिख सकते हैं, नोट डाउन भी कर सकते हैं वर्ड्स को। एक और वर्ड है मम्बलिंग। मम्बलिंग भी बना हुआ है मम्बल वर्ड से, जिसका मतलब होता है बुदबुदाना। जैसे मन में कोई चीज़ बोलता रहता है ना, दैट इज कॉल्ड बुदबुदाना। तो ये हमारा मम्बल यानी कि बुदबुदाना। आगे बढ़ते हैं, नंबर 3 पे आते हैं। ये सारे वर्ड आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट हो जाएंगे मुझे लगता है। ठीक है, तो आइए आगे बढ़ते हैं, नंबर 3 पे चलते हैं। 3 नंबर क्या बोलता है कि बाय होम वेयर यू टॉट इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन। आपको एक्टिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। ये आपको पैसिव वॉइस में दे रखा है। तो पैसिव वॉइस में आप देखेंगे वाज वर और प्लस भी3। ठीक है, जैसे आपने देखा कि पैसिव वॉइस के अंदर अगर आपको दिख जाए कि वाज या वर प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म दे रखा है, यानी कि इसका एक्टिव वॉइस, ये किसका पैसिव है? तो आप बोलेंगे सिंपल पास्ट टेंस, उसका ये पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर है। इसका यानी कि एक्टिव वॉइस में लिखने के लिए क्या बोल सकते हैं? सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। आओ जरा चेक कर लेते हैं। यहाँ पे हैड हो ही नहीं सकता, हैज हो ही नहीं सकता। यानी कि यहाँ भी देखो वर्ब का सेकंड फॉर्म आ चुका है, वर्ब का सेकंड फॉर्म आ चुका है। यानी कि पूरा मुझे पढ़ना पड़ेगा। हु टॉट यू इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन। किसने तुम्हें इंग्लिश ग्रामर और कंपोजिशन को सिखाया है या पढ़ाया है? यहाँ पे होम वर्ड ही गलत है। सब्जेक्ट कभी होम नहीं होता, ये तो ऑब्जेक्ट के रूप में आता है, बीच में आता है। मैं कह सकता हूँ कि हु सेंटेंस के पहले आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इस सवाल का आंसर है। आसान सवाल। आगे बढ़ते हैं, नंबर 4 पे आते हैं। अशोका वॉज नॉट ओनली ए ग्रेट वॉरियर। वो सिर्फ योद्धा नहीं था, बट ऑल्सो ए वेरी वाइजर रूलर। वाइजर क्यों भाई? यहाँ किसी से हम कंपेरिजन थोड़ी कर रहे हैं। यहाँ पे सिंपल हमको चाहिए पॉजिटिव डिग्री वाला वर्ड। पॉजिटिव डिग्री वाला वर्ड मुझे लग नहीं रहा है कि ये मेंस का सवाल है, पता नहीं कैसे। ठीक है, इतने आसान आसान क्वेश्चंस क्यों आ रहे हैं? वेरी वाइज, बहुत बुद्धिमान शासक था। वाइजेस्ट क्यों होगा भाई? ऑप्शन भी ऐसे दे रखे हैं कि फटाफट इंसान एक मार के निकल जाएगा। देखो चूजन ऑप्शन पे 1 दे रखा है। ठीक है, आसान आसान क्वेश्चन अभी तक चारों के चारों आए हैं। आप देखिए, थ्रो अ राउंडर स्टोन, फिर से आपको चूज करने के लिए दे दिया ग्रामेटिकल एरर, या फिर जो भी आप कहिए, इसको करेक्ट करने को बोल रहा है। राउंडर स्टोन क्यों भाई? राउंड स्टोन क्यों नहीं? आप स्टोन बोलेंगे, स्टोन पत्थर हमारा। राउंडर क्यों? किसी से कंपैरिजन थोड़ी करना है। यहाँ पे देखो मोर राउंडर, मोर राउंड, द राउंडेस्ट। वाई भाई क्यों? सिंपल राउंड स्टोन। ये भी सवाल भी आपको आसानी ही दिख रहा है। आगे बढ़ते नंबर 6 पे आते हैं। सी वैसिलेट्स अ लॉट वाइल मेकिंग अ डिसीजन। सी वैसिलेट्स अ लॉट वाइल
मेकिंग एनी डिसीजन, ठीक है, कोई भी डिसीजन करने के पहले बहुत ज़्यादा वैसिलेट्स करती है वो। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वैसिलेट? आपने देखा होगा, संदेह करना को बोलते हैं वैसिलेट। आप लिख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है संदेह करना, डाउट, सस्पेक्ट, वॉट एवर यू रिमेंबर, आप उसको लिख लीजिए। सस्पेक्ट करना भी होता है संदेह करना, सस्पिशन, दैट इज कॉल्ड वैसिलेट, संदेह करना। कोई भी डिसीजन लेने के पहले वो क्या करती है? वैसिलेट्स करती है, संदेह करती है, यानी कि ये इसका स्पेलिंग सही है, बाकी चारों तीनों क्या है? गलत है। आगे बढ़ते नंबर 7 पे आते हैं और ये है द गर्ल वाज, ठीक है, बोल्ट, कोल्ड, टाइट, गोल्ड, फिल इन द ब्लैंक्स है, पूरा पढ़ते हैं। द गर्ल वाज एज शी वाज ड्रेंच्ड इन द रेन। ड्रेंच का मतलब होता है पानी में भीग जाना। जब पानी में भीग जाएगी तो टाइट क्यों हो जाएगी? वो तो कोल्ड हो जाएगी ना भाई, ठंडी हो जाएगी। अभी तक के सारे सवाल आसान आपको देखने को मिले हैं। आगे बढ़ते नंबर 8 पे आते हैं। 2 and 2 make 4, और ये आपको कन्वर्ट करना है इनडायरेक्ट स्पीच में, ये आपको दे रखा है डायरेक्ट में। तो 2 and 2 make 4 ये मुझे लगता है कि यूनिवर्सल है, तो कुछ भी चेंजेस नहीं करने पड़ेंगे। ही सेड के बाद बस सिर्फ आप दैट लगा दो, ही सेड दैट, बस बात खत्म। नो चेंजेस फाउंड। ऑप्शन में कुछ है भी नहीं, आप देखेंगे ऑप्शन नंबर 2 इज द रिक्वायर्ड आंसर, कोई चेंजेस नहीं होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नंबर 9 पे आते हैं और ये है कि Despite their differences, the two politicians decided to fill in the blanks and work together for the greater good. अच्छाई के उन्होंने क्या किया? डिसाइड कर लिया कि हम लोग काम करेंगे साथ में। जब काम करेंगे साथ में, यानी कि इस में जो फिलअप होने वाला है एक पॉजिटिव वर्ड फिलअप होगा। तो आप यहाँ पे सबका मतलब देखिए, एक वर्ड यहाँ पे लिखा हुआ है ब्यूरी द हैचेट, एक इडियम है जिसका मतलब होता है भाई झगड़ा या कलेश खत्म करना। आप इसको लिख सकते हैं झगड़ा खत्म करना, मेल जोल बढ़ाना, जो भी आप लिखना चाहें लिख लीजिए, झगड़ा या कलेश खत्म करना, ब्यूरी द हैचेट, ठीक है। यानी कि उनके अंदर डिफरेंस था, फिर भी दोनों पॉलिटिशियंस, राजनेता ने क्या किया? डिसाइड किया कि झगड़ा खत्म करते हैं और टुगेदर मिल करके हम लोग अच्छाई के लिए काम करते हैं, ठीक है। बाकी कुछ भी यहाँ पे इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो यानी कि ये हमारा इंपॉर्टेंट इडियम आपको देखने को मिला है, ब्यूरी द हैचेट, ठीक है। और ये लिखा हुआ है कि बर्न द मिडनाइट ऑयल, यानी कि देर रात तक काम करना को बोलते हैं बर्न द मिडनाइट ऑयल, जो कि यहाँ पे क्या बोलते हैं इसको? एडजस्ट नहीं होगा इस फिल इन द ब्लैंक्स में। और ब्लो ऑफ स्टीम मुझे ध्यान में नहीं आ रहा है। बार्क अप द रॉन्ग ट्री, मतलब गलत इंसान से पाला पड़ जाना, दैट इज कॉल्ड बार्क अप द रॉन्ग ट्री, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नंबर 10 पे आते हैं। नंबर 10 क्या बोलता है कि बाय दिस टाइम टुमारो, कल की बात कर रहा है, यानी कि फ्यूचर टेंस की बात कर रहा है आपसे। अगर येस्टरडे होता तो पास्ट टेंस की बात करता है, यानी कि फ्यूचर की बात कर रहा है। बाय दिस टाइम, इस समय तक, टुमारो आई फिल इन द ब्लैंक्स द वर्क असाइन टू मी, जो मुझे काम दिया गया है वो कर चुका होऊंगा। तो कर चुका होऊंगा यानी डिपेंड करता है फ्यूचर परफेक्ट पे, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, बोलिए ना, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, जिसका हम लोग बोलते हैं क्या बोलते हैं? सब्जेक्ट प्लस विल, शैल प्लस हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। मैं यह काम कर चुका होऊंगा, ये डिपेंड करता है फ्यूचर के परफेक्ट टेंस पे, ठीक है। विल बी डन, क्यों भाई? विल बी डूइंग होता है। अगर हम सिंपल क्या बोलते हैं, सिंपल बोल रहा हूँ, फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस की बात करें तो विल बी प्लस बी फोर होता है। विल हैव डिड, कोई कोई बात ही नहीं बन रहा है। हैव के साथ हमेशा क्या बनता है भाई? वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है, डिड का संभावना ही नहीं है। यहाँ पे बी के बाद विल बी डूइंग होना चाहिए, तब सोच सकते थे एक बार। विल डू तो बिल्कुल नहीं होगा, मैं करूंगा नहीं। बाय दिस टाइम में ये काम जो साइन मेरे साथ हुआ है वो मैं कर चुका होऊंगा, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नंबर 11 पे आते हैं। दे वांट टू लिव इन फर्स्ट फ्लोर, दे वांट टू लिव इन फर्स्ट फ्लोर, वाई भाई? इन फर्स्ट फ्लोर तो होता है ऑन द फर्स्ट फ्लोर, ऑन द फर्स्ट फ्लोर, ये आप कह सकते हैं। दिस इज द ग्रामेटिकल एरर, इन नहीं बल्कि ऑन लगाना चाहिए। जैसे आपने एग्जाम्पल देखा होगा ना बहुत सारा, जैसे बोलते हैं ना कि राम जो है वो लिव्स ऑन द टॉप फ्लोर, लिखते हैं ना कि वो सबसे ऊपर वाले फ्लोर पे रहता है, तो यहाँ पे ऑन इस्तेमाल करते हैं ना कि इन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 12 नंबर बोलता है कि आपको मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन चूज करना है इन डायरेक्ट स्पीच, ठीक है। यानी कि डायरेक्ट स्पीच में कौन सा आपका सही है, आप मुझे बताओ। द प्रिंसिपल सेड टू आई, ये कुछ होता है क्या? सेड टू मी होता है, ना कि आई होता है। ये सेड मी है, यहाँ पे टू मिसिंग है, मतलब ये भी गलत, ये भी गलत। यहाँ पे देखो, द प्रिंसिपल सेड टू मी, ये सही होना चाहिए क्योंकि आपको यहाँ पे ग्रीन दिख रहा है। ये देखो, द प्रिंसिपल से मी, क्या है ये सेंटेंस यार? पता नहीं किस तरह के सवाल पूछे जा रहे हैं मेंस में।
ठीक है, 12 सवाल में 1 या 2 सवाल ही मुझे अच्छे लगे हैं, बाकी सारे वही नॉर्मल आसान, पढ़ो या ना पढ़ो सही करके आएंगे। एवरीवन शुड रिस्पेक्ट दोज पेरेंट्स, नहीं भाई, देयर पेरेंट्स। हर इंसान को उनके पेरेंट्स को, उनके टीचर्स को, उनके एल्डर्स को रिस्पेक्ट करनी चाहिए। तो दोज के जगह पे देयर होना चाहिए मेरे हिसाब से। दिस इज ग्रामेटिकल एरर। आगे बढ़ते हैं और नंबर 14 पे आते हैं। ही सेड आई बॉट दिस बुक फॉर माई ब्रदर। आपको चूज करना है इनडायरेक्ट स्पीच में क्या होगा। ही सेड आई बॉट है, ठीक है, तो ये आई बॉट जो है ना वो सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म दिख रहा है। ये हमारा सिंपल पास्ट है। तो सिंपल पास्ट को अगर हम कन्वर्ट करते हैं इनडायरेक्ट में तो क्या बनता है, सिंपल परफेक्ट बन जाता है, यानी कि हैड प्लस V3 वाला ऑप्शन चूज करना पड़ेगा। तो आज जरा देखते हैं, ही सेड बन जाएगा, ही सेड दैट सारे में है, सब में है वही चीज। लेकिन यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे हैज है, नहीं हो सकता, मुझे हैड चाहिए भाई, यहाँ कुछ है ही नहीं, हैज हैड कुछ नहीं है, यहाँ बाई है, नहीं हो सकता। दिस इज द ओनली ऑप्शन, फटाफट क्लिक करो, भागो यहाँ से, टाइम वेस्ट नहीं करते। नरेशन और वॉइस के क्वेश्चंस में टाइम वेस्ट नहीं करते, 10 सेकंड काफी होता है एक सवाल सॉल्व करने के लिए। दिस इज द बुक होम आई वॉन्टेड टू बाई। होम यहाँ पे सेंटेंस में गलत है, क्योंकि होम इस्तेमाल करते हैं लिविंग थिंग्स के लिए, ठीक है। आई नो राम, ठीक है, या फिर मैं कह सकता हूँ जैसे अगर लिविंग थिंग्स होगा उसके लिए मैं यहाँ पे होम का इस्तेमाल कर सकता हूँ, ठीक है। दिस इज द सेम बॉय होम आई नो, ये वही लड़का है जिसे मैं जानता हूँ, ठीक है। लेकिन यहाँ पे दिस इज द बुक विच आई वॉन्टेड टू बाई, ठीक है, दिस इज द बुक विच आई वॉन्टेड टू बाई, यहाँ पे होम नहीं बल्कि विच होना चाहिए। नॉन लिविंग थिंग्स के लिए विच, लिविंग थिंग्स के लिए होम। आगे बढ़ते हैं 16 पे आते हैं। एक्सेस डिनाइड। एक्सेस डिनाइड जैसे आपने देखा होगा ना, कुछ भी आप लॉग इन करते हैं नेट पे और नहीं कर पाते हैं, कुछ दिक्कतें आती है तो क्या बोलता है, एक्सेस डिनाइड, आपका एक्सेस यहाँ पे नहीं हो सकता। इसका पैसिव कैसे बनाएंगे, अरे भाई ये इंपेरेटिव सेंटेंस है मुझे लगता है, तो लेट द एक्सेस बी डिनाइड, बिल्कुल। विल क्यों आएगा भाई, फ्यूचर की बात थोड़ी कर रहा है, हैज बीन डिनाई हो चुका है, ऐसा थोड़ी होता है, इज बीन डिनाइड। इतने गंदे गंदे ऑप्शन है ना कि फटाफट 2 नंबर चूज करके भागोगे, लेकिन इस भाई साहब ने देखो 3 नंबर चूज किया है, पता नहीं क्यों। द एक्सेस हैज बीन डिनाइड, व्हाट इज दिस यार, क्यों डिनाई कर चुका गया है, ऐसा नहीं होगा। लेट द एक्सेस बी डिनाइड। 17 बोलते हैं बाइट द बुलेट, ये आपका इडियम दे रखा है, इसका निकालना है मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग। तो बाइट द बुलेट का मतलब होता है भाई साहब मजबूरी को स्वीकार करना, जो भी मजबूरी है उसको आप स्वीकार कीजिए, एक्सेप्ट कीजिए, दैट इज कॉल्ड बाइट द बुलेट, ठीक है। तो आज जरा पढ़ते हैं, द चिल्ड्रन प्लेड इन द पार्क ऑन अ सनी डे। इसमें मजबूरी कहीं दिख रहा है क्या, चिल्ड्रन लोगों ने पार्क में खेला सनी डे में, बिल्कुल मजबूरी थोड़ी है ये। जैक एंड जिल वेंट अप द हिल टू फेच अ पेयर ऑफ वाटर, ये मजबूरी थोड़ी है, तो शौक से जा रहा है, हिल पे चढ़ रहा है। डिस्पाइट द पेन, दर्द के बावजूद सारा ने डिसाइड किया कि वो सर्जरी के लिए आगे आएंगे। इसमें मजबूरी दिख रहा है, उसको दर्द होगा मुझे उसको पता है, लेकिन फिर भी वो उस काम को करने के लिए आगे आना है। द शेफ प्रिपेयर्ड अ डिलीशियस मील फॉर द गेस्ट, इसमें मजबूरी थोड़ी है, शेफ का काम ही है खाना बनाना, तो उसमें मजबूरी क्या है, यानी कि बाइट द बुलेट है कि मजबूरी को स्वीकार करना, जो भी आपके पास सर्जरी करवाना है, दर्द होगा तो होगा, मुझे जाना तो पड़ेगा, दैट इज बाइट द बुलेट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 18। मजा नहीं आ रहा इस तरह के सवाल पूछे जा रहे हैं ना मेंस में। दिस इज द चैलेंजिंग टास्क, अरे यार, दिस इज द चैलेंज टास्क, पहले हमने चैलेंजिंग में पढ़ा क्योंकि हर बार वही होता है ना। दिस इज अ चैलेंजिंग प्रॉब्लम, आप सुनते हुए आ रहे हैं, ठीक है। चूंकि यहाँ पे द लगा हुआ है तो आपको दिख गया होगा कि यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री का आपको इस्तेमाल करना है, और चैलेंज नहीं होता बल्कि चैलेंजिंग होता है, कोई भी टास्क हो, काम हो, चैलेंजिंग होता है। एवर काउंटेड, इनकाउंटेड, हमने जो मुकाबला किया है टास्क का उनमें ये सबसे चैलेंजिंग है, मोस्ट चैलेंजिंग टास्क, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत ही आसान सवाल, बहुत ही आसान सवाल, 18 सवालों में सिर्फ 2-3 सवाल ही बढ़िया आए हैं। दे वेयर मैरिड हैप्पीली, अरे नहीं भाई, दे वेयर हैप्पीली मैरिड, दे वेयर हैप्पीली मैरिड होता है, ना कि मैरिड हैप्पीली होता है, आपने पढ़ा होगा बहुत बार। ये बहुत नॉर्मल सा क्वेश्चन है, बहुत नॉर्मल सा सवाल है, आपने बहुत बार सुना होगा ना कि आई एम हैप्पीली मैरिड या न्यूली मैरिड, नहीं बोलते हैं, हाँ, आई एम हैप्पीली मैरिड मैन, मैन सॉरी, अकेला हूँ ना, ठीक है। यहाँ पे आई अगर भी होता तो मैन बोलते, तो यहाँ पे हैप्पीली मैरिड बोलो, न्यूली मैरिड, दिस इज इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे
आप बोल सकते हैं कि दे वेयर हैप्पीली मैरिड। आगे बढ़ते हैं। 20 क्या बोलता है कि रोबिन वॉच्ड एज द स्मोक फिल इन द ब्लैंक्स स्टीडीली फ्रॉम द चिमनी। चिमनी से धीरे धीरे धुआं निकल के बढ़ रहा था। हैंग, अच्छा ये हंग क्यों, हंग का मतलब टांगना होता है, वो यहाँ पे इस्तेमाल क्यों करेंगे, धुआं का बढ़ जाना, धुआं का घुस जाना। ये राइज इज द वर्ड जो कि यहाँ पे इस्तेमाल होने वाला है। राइज मतलब बढ़ जाना। तो रॉबिन ने वॉच किया, नोटिस किया उसने कि धुआं जो है बढ़ गया स्टीडली, धीरे धीरे चिमनी से। ठीक है, बाकी सारे ऑप्शन को ऊपर देख लेते हैं। लेफ्ट होगा, नहीं होगा। क्यों लेफ्ट क्यों होगा भाई, वेंट क्यों होगा, बिल्कुल नहीं होगा। देखिए अब एक ये वर्ड है हंग, ये काफी इंपॉर्टेंट है, आप देखेंगे जैसे ये हंग कहाँ से आया, ये आ गया देखो हैंग, हंग, हंग। ये टांगना वाला हंग है। जैसे कोई चीज टांगना है तो उसके लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, हंग। जैसे इस हैंग से बना है हैंगर, टांगने वाला, दैट इज हैंगर। एक वर्ड होता है आपका HANGAR, हैंगर। ये होता है विमान गृह। छोटे छोटे वर्ड का डिफरेंस होता है, लेटर का डिफरेंस होता है, और पूरा का पूरा मतलब ही बदल जाता है। तो ये हैंगर कपड़े सुखाने वाला, टांगने वाला, जो भी आप बोल लीजिए, और ये हैंगर होता है विमान गृह। मैं क्या बोल रहा था कि ये हैंग अलग है, और एक और होता है हैंग, हैंग, हैंग्ड, हैंग्ड। इसको बोलते हैं फांसी लगाना। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है, मैं लिख दे रहा हूँ। जैसे आपने देखा होगा ना कि हैंग एक वर्ड बहुत फेमस है, हैंग्ड टिल डेथ, मरते तक लटकाना, हैंग टिल डेथ, पढ़ा ना आपने। तो यहाँ पे इस हैंग्ड का इस्तेमाल करते हैं, ना कि इस हैंग का। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, नंबर 21 पे आते हैं। हिज टॉलर एंड, अच्छा ये बीच में अगर एंड हुआ तो इसके पहले का वर्ड, इसके बाद का वर्ड का पार्ट्स ऑफ स्पीच सेम होगा। तो आप मुझे बताओ, ही इज टॉलर अगर है तो यहाँ पे मोस्ट हैंडसम क्यों, मोर हैंडसम ना भाई साहब, कंपेरेटिव की बात कर रहा है। द मोर तो होता ही नहीं है, वेरी मोर तो होता नहीं है, द मोस्ट नहीं लगेगा। अगर द मोस्ट यहाँ पे तुम लगाओगे, द मोस्ट लगाओगे तो यहाँ पर टॉलर नहीं बल्कि टॉलेस्ट को लगाना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर टॉलेस्ट को हम चेंज नहीं कर सकते, इसलिए हमको चेंज करने वाला जो ऑप्शन है उसी को ना चेंज करेंगे। आगे बढ़ते हैं और 22 पे आते हैं। देर इज ए प्लेस फॉर ग्रेन्स, अनाज रखने की जगह बोलते हैं ग्रेनरी, यानी कि क्या बोलते हैं उसको हिंदी में, क्या बोलते हैं इसको, बोलते हैं ना खलिहान, हाँ खलिहान बोल सकते हैं ना, जहाँ पे अनाज रखते हैं, दैट इज कॉल्ड ग्रेनरी। एक यहाँ पे वर्ड है एपियरी, एक होता है एवियरी। ठीक है, आपने देखा होगा दो वर्ड, और दोनों बहुत बार पूछे गए हैं, बहुत बार इंपॉर्टेंट, एपियरी और एवियरी। पी आ गया ना, एपियरी, पी फॉर पक्षी। तो पक्षी इसमें नहीं आएगा, बल्कि इसमें आएगा मधुमक्खी। मैं ऐसे याद किया था बहुत पहले। ठीक है, कि मधुमक्खियों का जो रहने की जगह होती है ना, उसको हम लोग कहते हैं एपियरी। मधुमक्खियों के रहने की जगह, या फिर जो उनको, जो जहाँ पे उनको पाला जाता है, दैट इज कॉल्ड एपियरी। और एवियरी, यहाँ पे पी नहीं आ रहा है, मतलब ये पी वाला है, पक्षी वाला है। पक्षियों का रहने का जगह जो भी आप बोल सकते हैं, इज कॉल्ड एवियरी। ठीक है, एक यहाँ पे वर्ड डॉर्मेट्री, इसको बोलते हैं शयनयान, जहाँ पे सोते हैं ना। डॉर्मेट्री आप जाते हैं रेलवे वगैरह बुक करते हैं, तो डॉर्मेट्री आप बुक कर पाते हैं। एक रूम में बहुत सारे होते हैं ना बेड लगे हुए, उसको डॉर्मेट्री, शयन कक्ष बोलते हैं उसको। आर्चिव, क्या होता है आर्चिव, जैसे आर्चिव बोलते हैं ना, जैसे ये चीज़ों को इकट्ठा करना, कलेक्शन करना। ठीक है, तो इसको हम बोल सकते हैं पुड़ालेख बोल सकते हैं, पुड़ालेख, या बोल सकते हैं संग्रह। जो भी आपको अच्छा लगे आप कर लो, यहाँ पे लिख लो, पुड़ालेख कर लो, संग्रह लिख लो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। सारे वर्ड हमने बता दिए, आगे देखते हैं नंबर 23 पे आते हैं। क्या लिखता है कि द अवार्ड वाज प्रेजेंटेड टू हर, वाज प्लस V3। ठीक है, आपको एक्टिव वॉइस में आना है। मैं आप देखेंगे मैक्सिमम टाइम सिंपल पास्ट का इस्तेमाल किया जाता है। इसके पहले भी शिफ्ट की अगर बात करूं, ठीक है, अगर आप देखेंगे इसके बाद आने वाला है मेरे पास मेरी इंग्लिश की सीरीज CGL टायर 1 का, हमने एक दो लेक्चर उसमें रिकॉर्ड भी किया, वहाँ पे भी सिंपल पास्ट के बहुत सारे मतलब जो है क्वेश्चंस एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस में पूछेगा। मतलब सिंपल पास्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आप देखेंगे तो। सिंपल पास्ट क्या होता है, डायरेक्टर प्रेजेंटेड द अवार्ड, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म। ठीक है, द अवार्ड प्रेजेंटेड टू हर। ठीक है, अवार्ड प्रेजेंटेड थोड़ी होता है, द डायरेक्टर प्रेजेंटेड, डायरेक्टर ने प्रेजेंट किया, ना कि अवार्ड ने प्रेजेंट किया। सी प्रेजेंटेड द अवार्ड, नहीं बिल्कुल नहीं।
बहुत ही गंदे गंदे स्टेटमेंट दे रखे हैं, बहुत ही आसान ऑप्शन। आगे बढ़ें 24 पे आएंगे। फिल इन द ब्लैंक्स दैट थॉट इट विल बी अ ग्रेट आइडिया समडे। आपसे कहा जा रहा है कि ये एक बहुत ही आइडिया होगा अच्छा सा, ठीक है। इट विल बी अ ग्रेट आइडिया, एक बहुत ही बढ़िया आइडिया होगा समडे, मतलब किसी दिन ये आइडिया बहुत बढ़िया होगा। इसलिए उसको कह रहा है कि होल्ड अगेंस्ट, होल्ड ऑन टू, होल्ड ऑन, होल्ड टू। अच्छा, ये फ्रेजल वर्ब है, ठीक है। तो मैं समझाने की कोशिश करता हूँ कि चारों में डिफरेंस क्या है, ठीक है। जैसे यहाँ पे एक फर्स्ट वर्ड लिखा हुआ है कि होल्ड अगेंस्ट, इसका मतलब होता है ना कि जैसे किसी के सहमति के बिना, विदाउट एनी कंसेंट, विदाउट, ठीक है, समवंस कंसेंट, किसी के सहमति के बिना अगर आप कुछ कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड होल्ड अगेंस्ट, ठीक है। इसको आप कह सकते हैं कि ये चीज़ फोर्सिबली हो रही है, ठीक है, बलपूर्वक आप काम कर रहे हैं तो होल्ड अगेंस्ट होता है। ये जो होल्ड ऑन टू है ना, इसका मतलब क्या होता है कि जैसे टू कीप समथिंग दैट इज एन एडवांटेज फॉर यू। नहीं समझा? आपने कोई चीज़ को अपने पास रखा हुआ है जो आपके लिए लाभदायक है, ठीक है। मैं लिख रहा हूँ, देखना जरा, टू कीप समथिंग, टू कीप समथिंग, ठीक है, दैट इज एन एडवांटेज, या दैट इज बेनिफिशियल टू यू, वॉट एवर यू वॉन्ट टू राइट, यू कैन सिंपली राइट दैट इज एन एडवांटेज फॉर यू, जो तुम्हारे लिए एडवांटेज है। टू कीप समथिंग दैट इज एन एडवांटेज फॉर यू, ठीक है। होल्ड ऑन, ये तो आपको मालूम ही होगा, टू वेट और स्टॉप फॉर ए मोमेंट, है ना, स्थगित कर देना या फिर इंतजार करना, स्टॉप करना थोड़े समय के लिए। इसको हिंदी में लिख रहा हूँ मैं, स्थगित करना थोड़े समय के लिए, आप समझ जाना, ठीक है। और यहाँ पे एक वर्ड है होल्ड टू, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप देखें, इसका मतलब होता है ना, जैसे क्या बोलते हैं इसको, मैं कुछ गलत लिख रहा हूँ क्या? होल्ड ऑन का मतलब होता है, आ, मैं कुछ मिस्टेक कर रहा हूँ, मुझे लगता है कि होल्ड टू का मतलब होता है स्थगित करना। होल्ड टू का मतलब होता है स्थगित करना, आप एक बार चेक कर लेना, ठीक है ना। कीप स्टैंड बाई बोल सकते हैं इसको, कीप स्टैंड बाई, है ना, रोक के रखना, स्थगित करना। इस होल्ड ऑन का मतलब रुके रहना, ठीक है, रुके रहना, होल्ड ऑन, ठीक है, रुके रहिए। नहीं बोलते किसी चीज़ को कि हाँ होल्ड ऑन, होल्ड ऑन, रुके रहिए थोड़ी देर, दैट इज कॉल्ड होल्ड ऑन, ठीक है। तो यहाँ पे जो सुटेबल वर्ड है वो होल्ड ऑन टू है। ऐसा क्यों? कि ये कह रहा है कि आपका जो आइडिया है ना, वो किसी दिन बहुत ही बढ़िया साबित होगा। इस थॉट को आप क्या करिए, कीप करके रखिए, ताकि ये एडवांटेज है आपके लिए। टू कीप समथिंग दैट इज एन एडवांटेज फॉर यू, आपके लिए लाभदायक है, उसको आप रखिए, क्योंकि ये आपका जो आइडिया है ना, किसी दिन आपको बहुत अच्छा फायदा कराएगा, या फिर हाँ मज़ेदार बातें हैं। यानी कि चारों ऑप्शन जो फ्रेजल वर्ब्स हैं आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और 25 में आते हैं। द स्पीकर्स एम्फेसिस, एम्फेसिस डबल एड, डबल इस तो होता ही नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इज ऑन द प्रेजेंट डे प्रॉब्लम्स दैट आर बीइंग फेस्ड बाय ऑर्डिनरी मैन ऑफ इंडिया। स्पीकर ने एम्फेसिस यानी कि जोर दिया आज के प्रेजेंट डे के समस्याओं के बारे में, जो कि फेस किया जा रहा है आजकल के नॉर्मल मैन ऑफ इंडिया के द्वारा, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि एरर ढूंढना है। एरर ढूंढ लिया हम लोग पहले ही कि डबल एस नहीं बल्कि सिंपल एस होगा, ठीक है, एक ही एस होगा। एम्फेसिस का मतलब होता है जोर देना, दबाव देना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यू आर एन फिल इन द ब्लैंक्स टू स्टीयर अ बोट, ठीक है। नहीं, यू आर नहीं, यू यूज, अच्छा, आप यूज करते हैं बोट चलाने के लिए किसका? इसको बोलते हैं ना, इसको हिंदी में क्या कहते हैं भाई? और, ये और तो खदान को बोलते हैं ना, और, ठीक है। लेकिन ये वाला जो और होता है, जिसे जिसे हम लोग बोट को चलाते हैं, उसका नाम जैसे बोल सकते हैं इसको खेने वाला, है ना, खेने वाला आप इसका नाम दे सकते हैं। ओ ए आर होता है, कंफ्यूज नहीं होंगे, ये और अलग है, ये और अलग है। और इसका मतलब होता है या, ठीक है, वेदर, संशय वाला केस है। आर का मतलब पता नहीं किस तरह के ऑप्शन है, गंदे गंदे यार। आगे बढ़ते हैं, 27 पे आते हैं। सिनेमा प्रोवाइड्स द मोस्ट यूनिवर्सल इंटरटेनमेंट। यूनिवर्सल एक ऐसा वर्ड है जिसके पहले कुछ भी लगता नहीं है, मोस्ट का यूज हम लोग बिल्कुल नहीं करते। सुपरफ्लुअस, ठीक है, यानी कि हमारा ग्रामेटिकल एरर क्या हो गया? सिर्फ यूनिवर्सल, मोस्ट उसको हटा दीजिए वहां से। आगे आते हैं। अभी तक कोई पैराजम्बल मेरे पास नहीं आया है, अभी तक एक भी पैराजम्बल देखने को नहीं मिला है। आइए देखते हैं। द स्टूडेंट्स ईगरली देयर अवेटेड रिजल्ट्स। आई, किस तरह का सवाल है ये, किस तरह का क्वेश्चन है, किस तरह का सेंटेंस है?
द स्टूडेंट्स ईगरली देयर वेटेड रिजल्ट्स। ग्रामेटिकली कौन सा करेक्ट है, यानी कि आपको इसको ना अरेंज करके सही से लिखना है। तो आप देखेंगे स्टूडेंट्स देयर ईगरली अवेटेड, गलत है। द स्टूडेंट्स ईगरली अवेटेड देयर रिजल्ट्स, बिल्कुल सही है। द अवेटेड ईगरली रिजल्ट्स, इतने गंदे गंदे ऑप्शन। इस तरह का सवाल सीजीएल के मेंस को डिजर्व नहीं करता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द अथॉरिटी रिफ्यूज टू पे एनी हीड टू फिल इन द ब्लैंक्स डिमांड्स मेड बाय द वर्कर्स। जब भी वर्कर ने डिमांड किया तो उसको सुनने से इनकार कर दिया। ठीक है, रिफ्यूज टू पे हीड का मतलब क्या होता है, ध्यान देना। तो उसने ध्यान देने से रिफ्यूज कर दिया। और आपको एक वर्ड यहाँ पे दे रखा है ट्रिवियल। ट्रिवियल का मतलब होता है पुराना या तुच्छ। ठीक है, छोटी छोटी बातों के लिए इस्तेमाल करते हैं। ट्रिवियल मतलब बहुत पुराना है, तुच्छ चीजें हैं, छोटी चीजें हैं। आपको निकालना है करेक्ट सिनोनिम, इनसिग्निफिकेंट। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, इडियो का मतलब क्या होता है, इडियोटिक का मतलब क्या होता है भाई। इसका मतलब आप बोल सकते हैं इडियट से बन गया इडियोटिक, यानी कि बोल सकते हैं मूर्खतापूर्ण। ठीक है, सिग्निफिकेंट का मतलब होता है महत्वपूर्ण। जो उसका उल्टा हो जाए इनसिग्निफिकेंट, यानी कि जो महत्वपूर्ण नहीं है, बिल्कुल। और जो महत्वपूर्ण नहीं है वही तो ट्रिवियल है, पुराना है, तुच्छ है, बोल सकते हैं। कंसीटेड, बहुत ही बढ़िया वर्ड। अभिमानी, अहंकारी, बहुत बार पूछा गया है ये वर्ड, अभिमानी, अहंकारी। ठीक है, मैजेस्टिक का मतलब राजशाही बोल सकते हैं। ठीक है, आलीशान बोल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, 29 के बाद 30 पे आते हैं। ओके, ये आ चुका है आपका आपके सामने, क्लोज टेस्ट। ठीक है, क्लोज टेस्ट कैसे करना चाहिए, मुझे लगता है कि एक बार पढ़ लेना चाहिए ऊपर ऊपर से कि ये किस बारे में है। मुझे पता है कि 90% आपको समझ में कुछ भी नहीं आएगा, लेकिन फिर भी 10% जो समझ में आएगा वो आगे बढ़ने में थोड़ा हेल्प ही करता है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ कि जैसे 30 सवाल आ गया, 30 नंबर सवाल, तो पहली बार ऊपर ऊपर से पढ़ लेता हूँ थोड़ा बहुत कि किसके बारे में कह रहा है, कि ऑनगोइंग फाइट है सोशल जस्टिस के लिए, इक्वालिटी के लिए, इस तरह की बातें करेगा ये। तो मैं हल्का हल्का पढ़ लूंगा, फिर ऑप्शन को देखूंगा, फिर मैं सवाल को सॉल्व करता हूँ। ठीक है, आइए जरा पढ़ते हैं फटाफट। देखते हैं कि द ऑनगोइंग फाइट है, जो आजकल फाइट चल रहा है सोशल जस्टिस के लिए, सामाजिक न्याय के लिए, उसके समानता के लिए, कंटिन्यूज टू बी ए सिग्निफिकेंट ग्लोबल। सिग्निफिकेंट बहुत ही महत्वपूर्ण, ग्लोबल। क्या ये डिस्पर्सन है, क्या ये फोकस है, क्या ये डाइवर्जेंस है, ड्रिफ्ट है। ड्रिफ्ट का मतलब होता है तेज धार, बोल सकते हैं। ड्रिफ्ट मतलब तेज, शार्प, वॉट। डाइवर्जेंस, क्या ये विचलन है क्या। डाइवर्जेंस का मतलब होता है विचलन, क्या ये विचलन है। जो सामाजिक जस्टिस की बात करेंगे, इक्वलिटी की बात करेंगे, क्या ये विचलन है, क्या ये डिस्पर्सन है, क्या ये बिखरने वाला कोई चीज है, नहीं, ये तो फोकस की बात हो रही है ना। ऑनगोइंग जो फाइट चल रहा है जस्टिस के लिए, इक्वलिटी के लिए, कंटिन्यूज टू बी सिग्निफिकेंट ग्लोबल फोकस, ये कंटिन्यू है, अभी तक फोकस में है, बोल सकता हूँ ना इसको। बहुत ही आसान ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, 2 पे आते हैं, देखेंगे मूवमेंट्स एडवोकेटिंग फॉर रेशियल, जेंडर एंड एलजीबीटीक्यू प्लस इक्वलिटी एज वेल एज एड्रेसिंग सिस्टमेटिक डिस्क्रिमिनेशन, जो भेदभाव की बात कर रहा है, एंड इनजस्टिस हैव मोमेंटम, रफ्तार पकड़ लेना। मोमेंटम को, रफ्तार जब पकड़ने की बात होती है तब ऑलवेज ऑलवेज गेन मोमेंटम होता है, ऑलवेज रफ्तार पकड़ लेना। ठीक है, गेन मोमेंटम। इन रिसेंट ईयर्स, हाल ही दिनों में इस तरह की चीजों ने बहुत ज्यादा क्या हुआ है, रफ्तार पकड़ी है। डिस्क्रिमिनेशन, जिसमें हम रेशियल की बात करें, जेंडर इक्वालिटी की बात करें, एलजीबीटीक्यू के लिए, हर जगह हम यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं गेन। क्या रफ्तार को इन्वोक किया, इन्वोक का मतलब होता है उकसाना। क्या रफ्तार को आपने उकसाया है, नहीं, ये तो गेन हुआ है, मोमेंटम गेन करना हुआ है। प्रोवाइडेड, स्कैटर्ड, क्या ये बिखर गया, बिल्कुल नहीं। ऑप्शन नंबर 2 इज द ओनली आंसर, बहुत ही आसान ऑप्शन, थोड़ा सा भी मुश्किल नहीं। आगे देखेंगे, पीपल आर इंक्रीजिंगली रिकॉग्नाइजिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ डिसमेंटलिंग स्ट्रक्चर्स। डिसमेंटल कर देना मतलब तोड़ देना, बिखरा देना, जो भी आप कहिए। पीपल आर इंक्रीजिंगली, बढ़ते कदम में, बढ़ते हुए रिकॉग्नाइज कर रहे हैं इंपॉर्टेंस ऑफ डिसमेंटलिंग स्ट्रक्चर्स दैट fill in the blanks inequality and fostering inclusivity in all aspect of society। जो हमारे समाज के हर एस्पेक्ट, हर पहलू पे क्या कर रहा है, इंक्लूसिव कर रहा है इनइक्वालिटी को। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या देखेंगे, पहले ऑप्शन समझते हैं। सीज का मतलब होता है समाप्त कर देना, इसको बोलते हैं ना एंड, कम टू एन एंड, समाप्त करना, सीज करना। रिफ्रैक्ट, तो रिफ्रैक्ट आपने पढ़ा होगा, रिफ्रैक्शन एक नाउन है। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट देखा आपने फिजिक्स में, लाइट का परावर्तन।
ठीक है, वही रिफ्रैक्ट है, वापस लौट जाना। परपिचुएट का मतलब क्या होता है, जो यादगार बनाना बोल सकते हैं, बहुत लंबे समय तक होना, दैट इज कॉल्ड परपिचुएट, लंबे समय तक। और टर्मिनेट का मतलब होता है कि समाप्त करना, बिल्कुल। तो आप खुद ही ऑप्शन देख के बताओ कि इसमें क्या होना चाहिए। ठीक है, जैसे people are increasingly recognizing the importance of dismantling a structure that perpetuate inequality, जो लंबे समय से जो असमानताएं चल रही हैं, ठीक है, उसके एस्पेक्ट को दिखाता है पूरे समाज में। तो यहाँ पे परपिचुएट वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट और वेरी यहाँ पे सुटेबल आप कह सकते हैं। सीज खत्म करना नहीं, बिल्कुल नहीं, परपिचुएट यहाँ पे वर्ड होगा बिल्कुल। ये थोड़ा सा बढ़िया सवाल आपको देखने को मिला है ऑप्शन के अनुसार। हालांकि इन्होंने देखो 3 ही चूज किया है, ज़्यादा मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपको मतलब पता है, इसका मीनिंग पता है, तो फटाफट करके आप निकल जाएंगे। ठीक है, नंबर 4 पे आते हैं, अब देखेंगे क्या बोलता है इसमें। हाँ, कॉल्स फॉर जस्टिस, रिप्रेजेंटेशन एंड इक्वल अपॉर्चुनिटीज हैव स्पार्कल्ड कन्वर्सेशंस एंड इनिशिएटिव्स एम्ड एट क्रिएटिंग अ मोर इक्विटेबल वर्ल्ड। ठीक है, क्या बोल रहा है कि कॉल्स फॉर जस्टिस, जितने सारे हम लोगों ने कॉल किए हैं जस्टिस के लिए, ठीक है, हम लोगों ने आवाज उठाए हैं, ठीक है, रिप्रेजेंटेशन एंड इक्वल अपॉर्चुनिटीज की सबको समान अवसर मिला, उसने स्पार्कल किया कन्वर्सेशन को, इनिशिएटिव यानी कदम, जितने सारे कदम उठाए गए, वो एम किया सीधे कि क्रिएट किया जाए भाई बढ़िया सा इक्विटेबल वर्ल्ड को बनाया जाए। इट इज क्रूशियल टू फिल इन द ब्लैंक्स इन मीनिंगफुल डायलॉग, ठीक है, challenge biases and actively promote diversity, and to build a society where everyone has equal rights and opportunities. Everyone has equal rights and opportunities. ये थोड़ा सा बढ़िया आपको देखने को मिलेगा। सबसे पहले मतलब लिखना कि क्या कह रहे हैं, इसका मतलब क्या होता है आप देखेंगे। तो ये जो वर्ड यहाँ पे दे रखे हैं मैनिफेस्ट, मैनिफेस्ट का मतलब क्या होता है भाई, जैसे स्पष्ट कर देना, दैट इज कॉल्ड मैनिफेस्ट, स्पष्ट करना लिख सकते हैं इसको। एंगेज का मतलब आपको पता है, किसी चीज में एंगेज होना यानी कि संलग्न हो जाना, संलग्न हो जाना। इवॉल्व का मतलब होता है विकसित होना, ठीक है। कुछ ना समझ आए तो पहले सारे वर्ड का मतलब निकाल लो, फिर ऑटोमेटिक वो फिट हो जाएगा। कोइंसाइड का मतलब जैसे बोलते हैं ना कि दो लाइन यहाँ मिक्स हुआ, बोल सकते हैं कि इस पॉइंट पे कोइंसाइड हुआ दोनों लाइन L1 L2, मैथ्स में घुस गए हम लोग। तो दिस पॉइंट इज पॉइंट ऑफ कोइंसिडेंट बोलते हैं ना। तो कोइंसाइड का मतलब बोल सकते हैं मिलना, मिलना इज द वर्ड, जो कि यहाँ पे सम्मेलन बोल सकते हैं, ठीक है, कोइंसाइड। ठीक है, तो आप बताओ, कॉल्स फॉर जस्टिस जो समाज के लिए कॉल किए गए, रिप्रेजेंटेशन इक्वल अपॉर्चुनिटीज के लिए स्पार्कल किया कन्वर्सेशन को, इनिशिएटिव को, वो एम किया क्रिएटिंग ए मोर इक्विटेबल वर्ल्ड को। इट इज क्रूशियल टू मैनिफेस्ट इन मीनिंगफुल डायलॉग। नहीं, डायलॉग का मतलब जब दो लोगों में बातचीत होती है, बातचीत होती है उसको बोलते हैं डायलॉग, ठीक है, डायलॉग बोलते हैं उसको, दो लोगों में बातचीत। तो डायलॉग, मीनिंगफुल डायलॉग कब निकलेगा, तो ये हम लोग क्रूशियल क्या है, क्या इंपॉर्टेंट है, ताकि हमें इंगेज होना पड़ेगा, मीनिंगफुल संलग्न होना पड़ेगा, हम लोग मीनिंगफुल डायलॉग निकालेंगे, डायलॉग करेंगे, मतलब दो लोगों के बीच में बातों की चैलेंज करेंगे, बायसेस को एक्टिवली प्रमोट करेंगे, डाइवर्सिटी को। तो यहाँ पे हमें इंगेज होना पड़ेगा, ना कि मैनिफेस्ट। स्पष्ट करने की बात नहीं हो रही, नहीं इवॉल्व करने की बात हो रही है, हम किसी का जन्म नहीं दे रहे हैं, विकसित करने की बात नहीं कर रहे हैं। हमें इंगेज होना पड़ेगा मीनिंगफुल डायलॉग में, ताकि हम एक्टिवली प्रमोट कर पाएँ डाइवर्सिटी को, विभिन्नताओं को, और एक बिल्ड कर पाएँ सोसाइटी को जहाँ पे एवरीवन हैज़ इक्वल राइट्स, जहाँ सबके पास एक समान अधिकार हो और अवसर हो। उम्मीद करते हैं कि ये भी आपके लिए आसानी है, कोई बहुत बड़ा मुश्किल इसमें नहीं है। देखो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे चूज़ किया गया, जिस बंदे का भी ये है, बहुत ही बढ़िया इसने चूज़ किया है। आगे बढ़ते हैं, और ये आपका आ चुका है भाई साहब कॉम्प्रिहेंशन, यानी कि पैसेज आपके सामने खड़ा है। आइए पढ़ते हैं, क्या कहता है पैसेज। ठीक है, स्टिल इज टफ, स्टिल बहुत टफ होता है, इट कैन इजीली बी शेप्ड, बहुत ही आसानी से उसको शेप कर सकते हैं। स्टिल यहाँ पे मेटल की बात कर रहा है, मेटल की कहानी मुझे लगता है, मेटल, ठीक है, पढ़ते हैं थोड़ा। तो क्या बोलता है कि कट और मेड इनटू वायर, इसको किसी भी तरीके से आसानी में ढाल सकते हैं, कट कर सकते हैं, मेड इनटू वायर, तार बना सकते हैं। स्पेशल एलॉयज ऑफ स्टील कैन बी मेड बाय एडिंग स्मॉल अमाउंट ऑफ अदर मेटल्स। अगर हम स्टील के कुछ एलॉय बनाने की कोशिश करेंगे, स्पेशल एलॉय, तो उसमें हम लोग कुछ ऐड कर सकते हैं, स्मॉल अमाउंट ऑफ अदर मेटल्स सच एज एल्यूमिनियम को ऐड कर सकते हैं, निकल को ऐड कर सकते हैं, कॉपर को ऐड कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे आसान सा पैसेज आपको सामने दे रखा है, जिसमें जिसमें से आपका मतलब फटाफट निकल रहा है। एलॉयज गिव स्टील
अनयूजुअल हार्डनेस, एलओएस क्या करता है, अनयूजुअल, जैसे स्टील में जो पहले हार्डनेस होती है, कठोरता होती है, उससे थोड़ा सा अजीब किस्म का आपको हार्डनेस देखने को मिलेगा अगर उसमें एलओआई की बात करेंगे। टफनेस एंड एबिलिटी टू रेसिस्ट रस्ट, ठीक है। रस्ट का मतलब उसमें जंग नहीं लगेगा, मुझे लगता है कि यही समझाने की कोशिश कर रहा है, उसके पास एबिलिटी होता है एलओएस में। हाँ, स्टील इज ऑफन कॉल्ड द बैकबोन ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री, जो आजकल नए जमाने का इंडस्ट्री है उसके लिए बैकबोन बोलते हैं स्टील को। ऑलमोस्ट एवरीथिंग वी यूज इन आइदर मेड ऑफ आयरन और स्टील और हैज बीन मेड विथ टूल्स एंड मशीनरी ऑफ दिस मेटल्स। जो भी हम लोग आजकल यूज करते हैं वो हाथ या तो लोहे का बना होता है या फिर स्टील का बना होता है, या फिर ऐसे टूल से बने होते हैं जो इन मेटल का होता है। यही कहने का मतलब है शिप्स हो, ट्रेन्स हो, ट्रक्स हो, ऑटोज हो, आर मेड लार्जली ऑफ स्टील, जिसमें हाई मात्रा में क्या होता है स्टील की कहानी। अब मैंने पहले ही कह दिया था कि इसमें मेटल की कहानी है या स्टील का इसमें कहानी है। इवन द सेफ्टी पिन्स जो होते हैं, निडल निडल्स जो सुइयां होती है, वो सारे के सारे मेड बनते हैं किससे, स्टील से। ऑयल वेल्स, ठीक है, ऑयल वेल्स, अच्छा, जो तेल का कुआं होता है ड्रिल करते हैं जिससे, वो भी स्टील का मशीनरी होता है। स्टील पाइपलाइंस ट्रांसपोर्ट ऑयल, स्टील का पाइपलाइन से ही ऑयल का ट्रांसपोर्टेशन होता है। बढ़िया, ये तो बहुत ज़्यादा बखूबी बता दिया भाई स्टील का, मुझे भी इतना नहीं मालूम था कि स्टील इतना ज़्यादा यूज होता है। ठीक है, सॉरी। ठीक है, मिनरल्स आर माइंड, मिनरल्स को हम लोग माइन करते हैं, निकालते हैं स्टील इक्विपमेंट के माध्यम से। फार्म मशीन होते हैं जो मोस्टली स्टील के होते हैं। लार्ज बिल्डिंग्स जो होते हैं उसमें स्टील के फ्रेमवर्क यूज किए जाते हैं। क्या बात है, इसने सारे के सारे स्टील की कहानी बता दी। आइए जरा पढ़ते हैं क्या बोलता है आपका सेंटेंस, सॉरी क्वेश्चन। आइडेंटिफाई द स्ट्रक्चर ऑफ पैसेज, आइडेंटिफाई द स्ट्रक्चर ऑफ पैसेज। पहले इसका मतलब समझते हैं, सिक्वेंटियल का मतलब क्या होता है, इसको हम लोग बोलते हैं। सिक्वेंशियल का मतलब क्या होता है भाई साहब, ठीक है। तो जहां तक मुझे याद आ रहा है सिक्वेंशियल का मतलब जो होता है वो जिसे बोलते हैं ना कि सिक्वेंशियल मतलब लगा, क्या बोलेंगे इसको, अनुक्रमिक, हाँ याद आया मुझे। अनुक्रमिक इज द वर्ड, है ना, क्रम से, दैट इज कॉल्ड सीक्वेंस है, सीक्वेंशियल बोलते हैं ना, सीक्वेंस से आइए। क्लासिफिकेशन का मतलब होता है वर्गीकरण। डिस्क्रिप्टिव का मतलब क्या होता है, व्याख्यात्मक। और कॉज एंड इफेक्ट काफी इंपॉर्टेंट है, आपने बहुत बार इसका यूज देखा होगा। इसका मतलब होता है क्या, देखो जरा, जैसे बोल सकते हैं रिलेशनशिप होता है ना दो चीजों के बीच में, जहाँ पे एक चीज ठीक है कुछ बनाता है, मैं समझा नहीं पा रहा हूँ इसको, कॉज एंड इफेक्ट। ठीक है, कॉज एंड, आप एक बार देखना, चेक करना क्या होता है। तो डिस्क्रिप्टिव का मतलब यहाँ पे क्या है, व्याख्यात्मक। कोई कॉज और उसका इफेक्ट, क्या ये दिखा रहा है क्या, कुछ ऐसा पैसेज है क्या जिसमें कुछ कारण दिखाया गया है और उस कारण के बदले कुछ इफेक्ट निकल रहा है, कुछ प्रभाव निकल रहा है, कुछ ऐसी बात है क्या इसमें, बिल्कुल भी नहीं। तो कॉज एंड इफेक्ट तो बिल्कुल यहाँ पे नहीं होगा। स्टील की पूरी कहानी बता रखी है, मतलब स्टील का पूरा ये व्याख्या है, तो बोल सकते हैं डिस्क्रिप्टिव। क्या वर्गीकरण की बात कर रहा है क्या, कुछ आपको क्लासिफाई करने की बात करी है, नहीं। क्या अनुक्रमिक की बात कर रहा है, बिल्कुल नहीं। ऑप्शन नंबर 3, बहुत ही बढ़िया, बिल्कुल यहाँ पे 3 को चूज किया बंदे ने, बहुत बढ़िया बंदा है ये। ठीक है, वाई इज स्टील ऑफन कॉल्ड द बैकबोन ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री, क्यों, यहाँ पे देखेंगे, स्टील इज ऑफन कॉल्ड द बैकबोन ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री, क्यों, क्योंकि ऑलमोस्ट लगभग एवरीथिंग वी यूज आइदर मेड ऑफ आयरन स्टील और हैज बीन मेड विथ टूल्स एंड मशीनरी ऑफ दिस मेटल्स। क्योंकि जब भी हम लोग यूज करते हैं वो ऑलमोस्ट क्या होता है, टूल, उसका मशीनरी सब कुछ स्टील का बना होता है, इसलिए बैकबोन बोलते हैं मॉडर्न के इंडस्ट्री का। नंबर 3, व्हाट इज द टोन ऑफ पैसेज, क्रिटिकल, क्या ये कुछ नेगेटिव बातें कर रहा है, क्रिटिकल बातें कर रहा है, नहीं, बिल्कुल ये इन्फॉर्मेटिव है। इन्फॉर्मेशन, डेटा पर, डेटा बता रहा है, सबको इन्फॉर्मेशन दे रहा है। जजमेंटल, कुछ जज कर रहा है क्या, नहीं, बिल्कुल। एरोनिकल, क्या व्यंग्यात्मक है क्या, कुछ भी नहीं, बिल्कुल इसमें ये इन्फॉर्मेटिव है। स्टिल का इन्फॉर्मेशन हम लोगों के पास पहुंचा दिया है इस माध्यम से, इन्फॉर्मेटिव इज द वर्ड। आगे देखेंगे, सेलेक्ट एन एप्रोप्रिएट टाइटल फॉर द पैसेज फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस, क्या होगा,
रिसोर्स ऑफ स्टील, स्टील के रिसोर्स की बात कर रहा है क्या? मैन्युफैक्चरिंग तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी मैन्युफैक्चर करने की बात नहीं कही गई है, स्टील का व्याख्या किया गया है। वन में कंफ्यूजन हो सकता है, रिसोर्स ऑफ स्टील आप लिख सकते हैं ऑप्शन में। स्टील का इंडस्ट्री, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, बट फिलहाल सोचते हैं। मिनरल ओर, नहीं, बिल्कुल मिनरल ओर की बात थोड़ी कर रहे हैं यहाँ पे, ओर से निकलने के बाद स्टील की बात कर रहे हैं, सिर्फ स्टील की कहानी है। तो रिसोर्स का मतलब होता है कि कहाँ से स्टील का स्रोत हो रहा है, स्टील कहाँ कहाँ से स्रोत पाया जाता है। यानी ये स्टील के स्रोत के बारे में नहीं बता रहे, बल्कि स्टील के मतलब कितना यूजेस हैं, स्टील कहाँ कहाँ टफ होता है, हार्डनेस, सॉफ्टनेस, टफनेस, एबिलिटी टू रेसिस्ट रस्ट, ये सब कुछ मुझे लगता है कि स्टील इंडस्ट्री के अंदर आएगा। कंफ्यूजन मुझे भी है, बट यहाँ पे मुझे लगता है कि रिसोर्स ऑफ स्टील बिल्कुल नहीं होगा, और ऑप्शन नंबर 3 इस सवाल का आंसर होगा, स्टील इंडस्ट्री इज द राइट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, 38 पे आते हैं। अच्छा, फिर से एक आ गया कॉम्प्रिहेंशन, कोई बात नहीं, फिर से कॉम्प्रिहेंशन आ गया, कोई बात नहीं, देखते हैं क्या कहता है। रीड द पैसेज। द डिस्कवरी ऑफ न्यू बर्ड स्पीसीज हैज स्पार्कल्ड एक्साइटमेंट, उत्तेजना उसने स्पार्क कर दिया अमोंग ऑर्निथोलॉजिस्ट एंड बर्ड एंथुजियास्ट वर्ल्ड वाइड। जो पक्षियों का, हाँ बोलते हैं ना ऑर्निथोलॉजिस्ट, पक्षियों का अध्ययन करने वाला, उसको बोलते हैं हम लोग ऑर्निथोलॉजिस्ट, ये बोलते हैं ना। एंड बर्ड एंथुजियास्ट, जो भी चिड़िया का उत्साह है, उनके बारे में जानने के इच्छुक हैं, दैट इज कॉल्ड बर्ड एंथुजियास्ट वर्ल्ड वाइड, पूरे वर्ल्ड की बात कर रहा है। जो नया बर्ड का स्पीसीज आया है, उससे एक्साइटमेंट बढ़ गया इन लोगों के बीच में। उस बर्ड का नाम क्या है भाई? आप देखेंगे द बर्ड नेम्ड, क्या है भाई? द बर्ड नेम्ड सेफायर विंग्ड वार्बलर। अरे भाई, इतना खतरनाक तो मेरा नाम भी नहीं है, ठीक है। सेफायर विंग्ड वार्बलर, ठीक है। मुझे लगता है कि ये विंग, पंख की बात कर रहा है, सफायर की तरह विंग है उसका, वार्बलर, मुझे लगता है कि ये नाम है। आगे बढ़ते हैं। डिस्कवर किया गया इन अ रिमोट ट्रॉपिकल आइलैंड, ठीक है, रेन फॉरेस्ट में। इट्स यूनिक बर्ड विद वाइब्रेंट ब्लू फीदर्स एंड डिस्टिंक्टिव मेलोडिक सॉन्ग, ठीक है, गाना भी गाती है क्या चिड़िया? वाइब्रेंट उसके पास ब्लू फीदर्स है, ब्लू रंग का उसके पंख के बारे में कह रहा है, मेलोडिक गाना डिस्टिंक्टिव उसके पास है, जो वट। आगे बढ़ते हैं। बर्ड वाचर्स एंड नेचर enthusiasts have seen flocking to the island in hopes of catching a glimpse of this elusive and captivating creature। मन को लुभावना, that is called captivate करना, लुभाना, ठीक है। उनकी झलक को पाने के लिए, उनको कैच करने के लिए, ये क्या होता है, उनके उनकी होप्स ऑफ कैचिंग ए ग्लिम्स, ठीक है, झलक को पाने के लिए। फ्लॉकिंग, फ्लॉक ऑफ, फ्लॉक को बोलते हैं किसको? चिड़ियों को झुंड को बोलते हैं ना फ्लॉक, ठीक है। ये बढ़िया कॉम्प्रिहेंशन है, ठीक है। लास्ट में थोड़ा अच्छा लग रहा है कि ये मेंस का सवाल आपको देखने को लग रहा है, ठीक है। 1 मिनट क्या हो गया भाई? ओके, डिलीट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। द डिस्कवरी ऑफ द सफायर विंग्ड वार्बलर, मतलब पूरा नाम ही है इसका, हाईलाइट करता है कि इंपॉर्टेंस ऑफ प्रिजर्विंग एंड प्रोटेक्टिंग हैबिटेट्स। ये बोलता है कि हम प्रिजर्व करते हैं, संरक्षित करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं अपने हैबिटेट, जहाँ भी रहते हैं उनको प्रोटेक्ट करना जानते हैं। एमिड इसी के बीच एक्साइटमेंट सराउंडिंग द डिस्कवरी ऑफ द सफायर विंग वार्बलर, रिसर्चर्स ने एम्बार्क किया है ऑन अ मिशन टू अनकवर द बर्ड्स माइग्रेटरी पैटर्न्स, ठीक है। जब जब इसी बीच में एमिड्स की बात कर रहा है कि क्या होता है ना, कि अनकवर किया है बर्ड्स के माइग्रेटरी पैटर्न की, मतलब बर्ड्स कैसे माइग्रेट करते हैं जगह दूसरी जगह पर, उसका पैटर्न क्या है, उसके बारे में बात की, मतलब रिसर्च किया है। इक्विप्ड विथ सैटेलाइट ट्रैकिंग डिवाइसेस, द एंड टू ट्रेस द रिमार्केबल जर्नी ऑफ दिस स्पीसीज अक्रॉस वास्ट डिस्टेंस, मतलब दूर दूर तक क्या करते हैं, उनके जो रिमार्केबल जर्नी है उसको ट्रेस करने की कोशिश करी जा रही है। बाय अनरावलिंग दिस इट्स माइग्रेटरी रूट्स एंड स्टॉप ओवर लोकेशन, साइंटिस्ट होप टू गेन इनसाइट इनटू द चैलेंजेस, ठीक है, द सफायर विंग्ड वार्बलर फेसेस ड्यूरिंग इट्स आर्डुअस ट्रैवल। आर्डुअस मतलब होता है कठिन, कठिन की यात्रा के बारे में भी बता रहा है। द लोकल कम्युनिटी, द लोकल कम्युनिटी ऑन द ट्रॉपिकल आइलैंड हैज एम्ब्रेस्ड, एम्ब्रेस का मतलब होता है गले लगाना, द न्यू फाउंड एवियन रेजिडेंट विथ ग्रेट इंथुजियाज्म, बहुत ही जोश के साथ इसको एम्ब्रेस किया, गले लगाया है ट्रॉपिकल आइलैंड पे जो सफायर विंग्ड बार्बलर के बारे में बात हो रही है। एफर्ट्स आर अंडर वे टू रेज अवेयरनेस अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ कंजर्वेशन एंड टू क्रिएट प्रोटेक्टेड एरियाज
that ensure the continued existence of this equisite species। क्या कह रहे हैं भाई कि एफर्ट्स प्रयास जारी है अवेयरनेस फैलाने के लिए अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ कंजर्वेशन, ताकि कंजर्व किया जा सके, महत्वपूर्ण है, बहुत ज़रूरी है, और क्रिएट किया जा सके प्रोटेक्टेड एरियाज, उनके लिए संरक्षित एरियाज हैं जो सुनिश्चित कर पाए उनके कंटिन्यूड एग्जिस्टेंस को, यानी कि उनके अस्तित्व को बना के रखे ऑफ दिस एक्विसाइट स्पीसीज। ठीक है, जो बहुत ही बढ़िया स्पीसीज के बारे में बात यहाँ पे हो रही है। ठीक है, तो उम्मीद में हम लोग 90% लगभग पैसेज का मतलब समझ चुके हैं कि क्या रहा है। ठीक है, थोड़ा बहुत समझ में ना भी है तब भी कोई बात खास होता नहीं है, आप पढ़ेंगे क्वेश्चन पता चल जाएगा। बेस्ड ऑन द गिवन पैसेज व्हिच इज द फॉलोइंग इंटरफेरेंस कैन बी मेड। क्या बना सकते हैं? कंजर्वेशन एफर्ट्स आर सोलली फोकस्ड ऑन प्रोटेक्टिंग द सफायर विंग्ड वार्बलर। सोलली का मतलब होता है कि अकेला। क्या एफर्ट्स को लगाए जा रहे हैं सिर्फ ये फोकस करने के लिए, इसको बचाने के लिए? नहीं, फोकस तो पूरा है ना, एफर्ट्स आर अंडर वे टू अवेयरनेस फैला रहा है इंपॉर्टेंस ऑफ कंजर्वेशन ऑफ क्रिएट जितने सारे एरियाज हैं, ताकि इस तरह के स्पीसीज का एग्जिस्टेंस बचे। सिर्फ इस पक्षी का के लिए बात नहीं कर रहा है, बल्कि इस पूरे स्पीसीज की बात कर रहा है, उसको बचाने की कोशिश करी जा रही है। तो सोली वर्ड लगा के इसने ऑप्शन को पूरा गलत कर दिया। तो सफायर विंग्ड वार्बलर इज एन एग्रेसिव एंड टेरिटोरियल बर्ड स्पीसीज। अरे नहीं भाई, टेरिटोरियल क्यों? थोड़ी देर पहले आपने पढ़ा था ना भाई साहब कि ये मिला कहाँ पे है? ट्रॉपिकल आइलैंड रेन फॉरेस्ट में। तो क्यों बोलेंगे कि भाई मतलब कि जो है वो टेरिटोरियल बर्ड स्पीसीज है? बिल्कुल नहीं। द डिस्कवरी ऑफ सफायर विंग्ड वार्बलर हैज स्पार्कल्ड ग्लोबल इंटरेस्ट इन बर्ड वॉचिंग। बिल्कुल, आपने पहला सेंटेंस ही पढ़ा होगा, देखा ना यहाँ पे वर्ल्ड वाइड। देख रहे हो आप? मैं सबको हटा रहा हूँ, देखना, इसको हटा रहा हूँ, दिखेगा आपको। देखो यहाँ पे The discovery of new bird species has sparkled excitement among ornithologists and bird enthusiasts worldwide। पूरे वर्ल्ड की बात कर रहे हैं, इंटरेस्ट जगा दिया सब लोगों में। The scientific community has lost interest in studying avian species। अरे नहीं भाई, बिल्कुल इंटरेस्ट लॉस नहीं हुआ है, लोग तो मजे से पढ़ना चाहते हैं स्पीसीज के बारे में। एवियन थोड़ी देर पहले आया था ना, एपियरी और एवियरी। एवियरी पक्षियों के लिए, ये मधुमक्खियों के लिए, तो एवियरी से एवियन बन गया। आगे बढ़ते हैं, 2 पे आते हैं। 2 क्या बोलता है भाई? 2 नंबर सवाल, आइडेंटिफाई द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द वर्ड स्टेयर। स्टेयर का मतलब होता है टकटकी लगा के देखना, एक टक से देखना, टकटकी लगाकर देखना या एक टक से देखना, दैट इज कॉल्ड स्टेयर। इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? ग्लिम्स। ग्लिम्स बोलते हैं एक झलक, किसी की एक झलक मिल जाना, और किसी को टकटकी लगा के देखना, दोनों क्या हो जाएगा? अपोजिट एंटोनिम। आर्डुअसनेस का मतलब होता है कठिनता, कठोरता, जो भी आप कह लो, आर्डुअसनेस। एक्साइटमेंट, उत्तेजना, जो भी आप कह लो, उत्तेजना कह लो, उत्साह कह लो। वाइब्रेंसी, वाइब्रेंट से बन गया वाइब्रेंसी। इसको बोल सकते हैं थ्रिलर, है ना, दैट इज कॉल्ड वाइब्रेंसी। मुझे लगता है कि मैंने स्पेलिंग गलत लिखा है, आप चेक कर लेना। आगे बोलो, बोलिए, आगे चलते हैं और आते हैं हम लोग 14 नंबर सवाल 40। विच स्टेटमेंट बेस्ट रिफ्लेक्ट ऑफ फैक्ट मेंशन्ड इन द गिवन पैसेज। ये फैक्ट के बारे में पूछ रहा है कि कौन सा सेंटेंस फैक्ट को बताता है। द सफायर विंग्ड वार्बलर इज द लार्जेस्ट बर्ड स्पीसीज इन द एवियन किंगडम। इस सेंटेंस के बारे में कहीं नहीं कहा गया है कि सबसे बड़ा लार्जेस्ट बर्ड स्पीसीज है, बिल्कुल नहीं। हम लोग अभी तो पढ़े थोड़ी देर पहले। फिर से कह रहा है कि द स्पायर विंग्ड वार्बलर इज द ओनली बर्ड स्पीसीज इन द ट्रॉपिकल आइलैंड। बिल्कुल नहीं, सिर्फ यही स्पीसीज है क्या? नहीं, और भी होंगे, बट ये नया नया लॉन्च हुआ है, नया नया इसको पाया गया, रिसर्च किया गया, न्यूली है। सिर्फ यही बोलना गलत होगा। रिसर्चर्स आर यूजिंग सैटेलाइट ट्रैकिंग डिवाइसेस टू स्टडी द बर्ड्स माइग्रेटरी पैटर्न्स। बिल्कुल यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो, बर्ड्स के माइग्रेटरी पैटर्न को देखने के लिए उन्होंने ट्रैकिंग डिवाइस का इस्तेमाल किया है। द एम टू ट्रेस द रिमार्केबल जर्नी ऑफ द स्पीसीज अक्रॉस वास्ट डिस्टेंसेस। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि ये भी आपको आसानी लगा होगा। बहुत ही आसान आसान क्वेश्चंस पूछे गए हैं भाई साहब। आते हैं 41 पे, क्या बोलता है कि मोस्ट अप्रोप्रिएट टाइटल फॉर द गिवन पैसेज। चिड़िया के बारे में है और एक उसका नाम भी है। तो यूनिक फीचर्स ऑफ सफायर विंग्ड वार्बलर, माइग्रेटरी जर्नी ऑफ सफायर विंग्ड वार्बलर, क्यूरियस बिहेवियर, बिहेवियर की हम लोग बात ही नहीं किए,
कंजर्वेशन एफर्ट्स इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। इन दोनों से कहीं ज़्यादा इस चिड़िया के बारे में बात किया गया, इस स्पीसीज के बारे में बात किया गया। ठीक है, अब इन दोनों में कंफ्यूजन हो सकता है, तो आप मुझे बताओ क्या यूनिक फीचर बताए गए हैं? यूनिक का मतलब होता है कि अनोखा फीचर। इस चिड़िया में क्या कोई अनोखा फीचर था क्या? हो सकता है कि मतलब ये नया है, देखने में अच्छा लग रहा है कि हाँ ब्लू फीदर्स हैं, उसके पंख बहुत प्यारे हैं, बट अनोखा नहीं है। अब ऐसे बहुत सारी चिड़िया हैं जिसमें इस तरह के फीदर्स और इस तरह की मतलब क्वालिटी पाई जा सकती है। तो ये यूनिक फीचर्स तो मुझे लगता है कि नहीं है, अनोखा नहीं है, अनदेखा नहीं है, बल्कि ऐसा हो सकता है। तो इसलिए मुझे लगता है कि ऑप्शन नंबर 2 को चूज़ किया गया था, माइग्रेटरी जर्नी ऑफ सफायर विंग्ड वार्बलर। ठीक है, 2 नंबर चूज़ किया गया है। बहुत ही बढ़िया लड़का है। अच्छा, एक और पैसेज नया शुरू होता है क्या? बाप रे! 3 पैसेज और एक क्लोज़ टेस्ट। ठीक है, अब लग रहा है कि हाँ, मेंस का पेपर हम लोग देने आए, लेकिन कुछ भी दम नहीं है किसी भी तरह के पैसेज में, किसी भी तरह के क्लोज़ टेस्ट में। ठीक है, देखते हैं। ऑन वुडी प्लांट्स known as vines, luscious, smooth-skinned berries called grapes grow in dense cluster। ये अंगूर की खेती के बारे में कह रहे हैं। इन पर्टिकुलर ग्रेप्स आर ग्रोन इन फ्रांस, इटली, स्पेन, ऑस्ट्रेलिया, चिली, रोमानिया, जॉर्जिया, साउथ अफ्रीका, कैलिफोर्निया। इतने सारे कंट्रीज में क्या होता है, इसका ग्रो होता है। ठीक है, ऑल ऑफ विच हैव वार्म समर्स एंड मॉडरेट विंटर्स। मतलब बहुत ही गर्मी होती है और बहुत ही मॉडरेट ठंडा होता है, मतलब थोड़ा सा ठंडा होता है। टेबल ग्रेप्स आर लार्जर एंड स्वीटर ग्रेप्स। याद रखिएगा, टेबल ग्रेप्स जो है भाई साहब, ये सबसे बड़ा और सबसे स्वीट अंगूर होते हैं, दैट आर इंटेंडेड फॉर फ्रेश कंजम्पशन। जिसपे हम लोग कह सकते हैं कि प्रवृत्ति होती है लोगों की कि हाँ भाई इसको फ्रेश लिया जाए टू क्रिएट वाइन। शराब बनाने के लिए 80% ग्रेप्स जो होते हैं वो क्रस्ट होते हैं। द फर्मेंटेशन प्रोसेस टर्न्स ग्रेप्स इनटू वाइन। आपने पढ़ा होगा बायोलॉजी में फर्मेंटेशन, किण्वन विधि। तो किण्वन विधि से क्या करते हैं हम लोग, ग्रेप्स को कन्वर्ट करते हैं किसमें? वाइन में। टू मेक रेजिन्स ग्रेप्स मस्ट आल्सो बी ड्राइड। अगर आप रेजिन्स को बनाना चाहते हैं तो ग्रेप्स को सूखा होना पड़ेगा। ये वर्ड पूछेगा आगे चल के, मैं देखता हूँ। ठीक है, पहला हम देखते हैं क्या वो। अच्छा, आगे पढ़ लेते हैं ना। ग्रेप्स राइपन इन द एरिया ऑफ कैलिफोर्निया इन अगस्त। ग्रेप पकता है कैलिफोर्निया में अगस्त के महीने में। दे आर कट फ्रॉम द वाइन्स एंड लेफ्ट on trays to dry for 2 or 3 weeks। बिल्कुल ठीक। So transform them into raisins। They are further cooked and steeped in particular treatments। बिल्कुल ठीक। कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, उनको फर्दर कुक करते हैं, स्टीप करते हैं इन पर्टिकुलर ट्रीटमेंट्स के अंदर। अकॉर्डिंग टू स्टडीज 1 acre ऑफ ग्रेप्स कैन मेक रफली 15,000 ग्लासेस ऑफ वाइन ऑन एवरेज। बाप रे! ठीक है, 1 एकड़ में क्या होता है, 15,000 ग्लासेस ऑफ वाइन बना सकते हैं औसतन, ऑन एवरेज। ग्रेप्स ऑफ द थॉम्पसन, फ्लेम, रूबी, पर्लेट एंड टोके वेराइटीज आर पॉपुलर। अंगूर में कौन कौन से पॉपुलर हैं आप देखेंगे, थॉम्पसन है, फ्लेम है, रूबी है, पर्लेट है, जो भी है देख लेंगे। आगे बढ़ते हैं, सवाल देखते हैं क्या पूछता है। लशियस एक वर्ड यहाँ पे दे रखा है, इसका पूछ रहा है आपसे मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड, जो बेस्ट इसको डिस्क्राइब करे। लसियस बोलते हैं किसको? लसियस बोलते हैं जिसका टेस्ट बहुत बढ़िया हो, लजीज हो, दैट इज कॉल्ड लसियस। गुड टेस्ट को बोल सकते हैं सुस्वाद। ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं जूसी, जिसके अंदर बहुत ही बढ़िया टेस्ट हो। जूसी, सॉफ्ट नहीं कह रहा है, ना ही लार्ज ना ही स्मूथ, चिकने की बात थोड़ी हो रही है। लसियस अच्छे टेस्ट की बात हो रही है। और पहले सेंटेंस में लिखा हुआ है, आप देखेंगे यहाँ पे कि कॉल्ड ग्रेप्स कहाँ गया। हाँ, यहाँ पे देखो, कहाँ है भाई? हाँ, यहाँ पे तो है, लशियस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नंबर 2 पे आते हैं। इस पैसेज का नंबर 2 सवाल, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट टाइटल फॉर द पैसेज। अंगूर और वाइन दोनों की बात हो रही है। ठीक है, यानी कि वाइन जो बनाते हैं वो अंगूर से बनाते हैं, यानी कि अंगूर का यूजेस है वो। तो ग्रेप्स एंड इट्स यूजेस, ग्रेप्स एंड वर्ल्ड की बात थोड़ी हो रही है। वाइन मेकिंग थोड़ी चल रही है, शराब बनाने की विधि थोड़ी सिखाई जा रही है। कुछ अंगूर की बातें, कुछ अंगूर के उसके यूज की बातें, किस किस तरह के अंगूर का इस्तेमाल करते हैं क्या क्या बनाने के लिए। और सिर्फ वाइन की बात तो नहीं हुई यहाँ पे, देखो टू मेक रेजिन्स भी है। ग्रेप्स आल्सो मस्ट बी ड्राइड। ठीक है ना, यानी कि सिर्फ अंगूर और वाइन की बात नहीं, बल्कि अंगूर उसके यूजेस की बात हो रही है। वैराइटीज ऑफ ग्रेप्स की बात भी बिल्कुल नहीं हो रही है, बल्कि इस पैसेज के अंदर उसका यूज की बातें हो रही है। बहुत बढ़िया। व्हाट डज द फर्मेंटेशन प्रोसेस टू? किण्वन विधि क्या दिखाता है?
इसके पहले हम लोग बोले भी थे, यहाँ पे था ना वर्ड फर्मेंटेशन प्रोसेस। ये टर्न करता है ग्रेप्स को इनटू वाइन। मुझे लगता है कि यही होगा, टर्न ग्रेप्स इनटू वाइन, ऑप्शन नंबर 3। बहुत ही आसान, बेहद ही आसान। नंबर 45, उम्मीद करते हैं कि लास्ट सवाल है ये, उम्मीद क्या लास्ट ही है। 45 क्वेश्चन ही आते हैं मेंस में। इन विच रीजन डू ग्रेप्स राइपेन इन अगस्त? अगस्त के महीने में कौन से देश में ग्रेप्स राइपन होता है, पकता है, उसको बोलेंगे कैलिफोर्निया। कैलिफोर्निया इज द कंट्री जो कि यहाँ पे अगस्त के महीने में जो पूछ रहा है आपको मिल चुका है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ आ गई होंगी कि मैंने जो भी अच्छे से कोशिश की है आपको एक्सप्लेन करने की। ठीक है, तो अगर आपको अच्छा लगे एक बार तो दोस्तों लाइक कर देना। ठीक है, दोस्तों को सब्सक्राइब कर देना। अगर थोड़ा सा आपको हेल्प मिला इस वीडियो से तो मुझे फ़ायदा होगा, मुझे अच्छा लगेगा। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय।